नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मंथन 2025। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और बिहार में क्योंकि चुनाव है तो बिहार में एक के बाद एक राजनीतिक बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं। तमाम बड़ी शख्सियतें आज आ रही हैं मंच पर। और बिहार में दरअसल चल क्या रहा है, किसके पक्ष में हवा बह रही है, किसके खिलाफ बह रही है, हम ये जानने की कोशिश करें। तो ऐसे में उस पार्टी की भी बात करना जरूरी हो जाता है जिसके 18 मुख्यमंत्री बिहार में रहे। ये अलग बात है कि भले एक मुख्यमंत्री ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाया, लेकिन वो पार्टी आज फिर 90 के बाद अगर बात की जाए तो अब जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी की अगुवाई में। और अगुवा के तौर पर राहुल गांधी नजर भी आए जब वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली। तो क्या इस बार हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस के इस वक्त राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका मंच। बहुत धन्यवाद आपका और बैठे हुए सब लोगों का भी धन्यवाद। तो अखिलेश जी, पहला सवाल यही, कांग्रेस का भाग्य कब उदय होगा बिहार में? कांग्रेस का भाग्योदय हो चुका। अगर आप पिछला लोकसभा का चुनाव देखेंगी, उसको एनालाइज करेंगी, तो जहां भारतीय जनता पार्टी 302 सदस्यों के साथ लोकसभा में काम करती थी, वो घट के 240 पर चली आई। और पहली बार फिर से एनडीए गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वो मिली जुली सरकार हो गई। और कांग्रेस पार्टी जहां 52-53 की संख्या लोकसभा में हुआ करती थी, अब हम लोग 100 के लगभग सदस्य वहां हो गए। फिर जहां तक बिहार की बात आप पूछिएगा, इसके आगे सवाल मैं ही बता देता हूं। नहीं, बिहार में ही पूछ रही हूं कि कांग्रेस का भाग्य बिहार में कब उदय होगा। पिछलग्गू पार्टी ये आरोप आप लोग के ऊपर लगाए जाते हैं कि वही होता है कांग्रेस के भीतर जो लालू प्रसाद यादव तय करते हैं। लालू जी का जब जन्म नहीं हुआ था तब से कांग्रेस पार्टी है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी, जनसंघ पार्टी बनी नहीं थी, तब से इस देश के आज़ादी के लिए, देश के नवनिर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। आज़ादी के बाद जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई और हमको लगता है कि 1948 में लालू जी पैदा हुए। तो लगता है हमने उत्तर आपका दे दिया होगा। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि आज की जो परिस्थितियां हैं, आप लोग 70 सीटें भी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी कांग्रेस को, जो दावा आप लोग कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आप रिजल्ट को देखते हुए ये तेजस्वी यादव तय करेंगे, उसमें हो सकता है कि आपको पैर पीछे खींचना पड़े। ये भी अंदर खाने चर्चा है और ये है, आप इसे झुटलाएं भले, लेकिन ये चर्चा तो है कि 70 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। आज क्या अखिलेश जी यहाँ पर बैठ के कंफर्म कह सकते हैं कांग्रेस को बिहार में? मतलब इस मंथन में इस बात का मंथन क्यों हो रहा है, मुझे तो यही अजीब लगता है कि 70 सीटें मिले और नहीं मिले। अगर उस 2015 की विधानसभा में आप चले जाइए, हम लोग लड़े थे 41 सीटों पर और 27 एमएलए मेरे जीत के आए थे जी। हम 70 सीट लड़े और 19 सीट जीते, तो कौन सा बेहतर है? अगर 41 सीट जीत में लड़के और 27 सीट जीते तो वो बेहतर है। तो मतलब आप लोग पैर पीछे खींचने को तैयार है ना? हम लोग पैर खींचने को और पैर बढ़ाने को दोनों तैयार हैं। जो स्थिति परिस्थिति, बस जो अब पिछली बार यहाँ वामपंथी पार्टियां केवल साथ में थीं, इस बार एक नई पार्टी जुड़ी है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल था। जो विकासशील पार्टी है वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन में जहां था, वो इस बार हम लोगों के साथ आया है। तो जरूर आरजेडी को भी थोड़ा सा अपना पीछे करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी पीछे करना पड़ेगा, तो तभी किसी का एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इसमें आगे पीछे करने में क्या है? 15 सितंबर तक सीटें सामने आ जाएंगी ये मान के चला जा रहा था, लेकिन कोई पेंच फंस रहा है या अंदर खाने सब कुछ तय है, बस डिक्लेयर करना? अंदर खाने सब कुछ तय है। महागठबंधन में सीटों को लेकर कम से कम कोई समस्या नहीं है। ये बात मैं सबके सामने कहता हूं और डंके की चोट पर कहता हूं कि जितनी समस्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, उसका 0% भी महागठबंधन में नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। सीएम फेस कौन होगा? सीएम कौन होगा? चेहरा कौन है? मैं बार बार कहता रहा हूं और अभी भी मैं कहता हूं, राजनीति में ये संख्या बल पर सब कुछ निर्धारित होता है। राष्ट्रीय जनता दल 140 सीटें लड़ी थी, मान लीजिए इस बार 135 सीट लड़े,
132 सीट लड़े, लेकिन फिर भी हम तो आपने पहले ही तय कर दिया 70 सीट, तो 70 सीट वाला सीएम कैसे बनेगा? लोकसभा में जैसे राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री प्रेडिक्ट करने में किसी को दिक्कत क्यों है? वहां राहुल जी बनेंगे। तो वैसे ही यहां अगर सीटों की संख्या के आधार पर तय होना होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस नहीं, तो बचा क्यों जा रहा है? तेजस्वी यादव तो ये तक कह देते हैं हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अगली बार इतनी सीटें हमें जिताइए, लेकिन वही राहुल गांधी ये नहीं कहते कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं इसका उल्टा सवाल आपसे पूछता हूं, आप आंसर कर दीजिए। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अभी भी आज के दिन भी मुख्यमंत्री हैं। क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2025 के चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे? क्या अमित शाह जी ने कभी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे? मैं तो कम से कम कह रहा हूं कि वही मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। ये तय है। पार्टी ने तय कर लिया है तो फिर डिक्लेयर क्यों नहीं कर? पार्टी ने, सभी पार्टियों ने तय कर लिया है। एमडीए ने तय कर लिया है। पिछली बार भी 2020 के चुनाव में भी सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव थे, और अभी जो परिस्थिति है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना, उसके चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, उनकी संख्या 78 बिहार विधानसभा में आज भी। तो कृष्णा अल्लावरू का ये बयान है, आपके प्रभारी, उनका ये बयान है कि क्या रहते हैं नतीजे उस आधार पर आगे का सोचा जाएगा। ये तो वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तय है। कृष्णा, हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कृष्णा। तो फिर आपके मतदाता क्या मानकर चलें? किसके लिए वोट कर रहे हैं? हम की सरकार ही नहीं बनी तो मेरी बात बोलने का कोई मतलब रह जाएगा क्या? अच्छा, ये भी है जहन में कहीं ना कहीं, अगर सरकार नहीं बनी तो मतलब हम लोग, मतलब आप मान रहे हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद कोई यहाँ ईश्वर अल्लाह बन के मैं थोड़ी ही बैठा हूँ। नहीं तो इतने, लेकिन जो लग रहा है उस आधार पर तो आप मान रहे हैं कि फाइट टफ है इस बार भी, चाहे नीतीश कुमार को 20 साल हो गए, इसके बावजूद फाइट टफ है आप लोगों के लिए। चौंकाने वाला परिणाम होगा। एसआईआर के आंदोलन में मैं देखा हूं जिस तरह से 25 जिलों में राहुल जी के लिए जिस तरह से लोग आए, नौजवान, किसान, महिलाएं, छात्र, नौजवान, जो भी जिस तरह से सड़क पर उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और जिस तरह से जन समर्थन मिला, उसके बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महागठबंधन की सरकार यहां बनेगी, और जितना मृत्यु तय है उतना ही सरकार बनना तय है। और महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम होंगे। आपके अनुसार डेप्यूटी सीएम कौन होगा? अरे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, डेप्यूटी सीएम वो तो मान लिया मैंने, डेप्यूटी सीएम कौन होगा? डेप्यूटी सीएम कौन होगा? सब मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है। मतलब उसके बाद कहिएगा कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा? उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री नहीं होगा तो कहेगा मुख्यमंत्री फिर कुछ नहीं होगा, वो तो ये तक कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बाकी सब तो जो जिसका मंत्रिमंडल होता है, ये मुख्यमंत्री का प्रीरोगेटिव होता है। मैं अपने बारे में तो कहा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, तो ये सवाल का निश्चित उत्तर जो मुख्यमंत्री बनने वाला है उससे पूछा जाना चाहिए। मुकेश सहनी को आप लोग कंसीडर करके चल भी रहे हैं कि नहीं? मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर सहयोगी हैं। मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट में मैं आपको बोला कि वो पार्टी पहले उधर थी और हो सकता है उसी की वजह से, कितना वोटों का अंतर था, केवल 12,000 वोटों का अंतर था, और मुकेश सहनी जी के वजह से लाखों वोट उधर मिले होंगे। तो अगर वो इधर आ गए तो उनकी अहमियत तो है ही ना, और हम लोगों ने उनको लगातार सम्मानपूर्वक रखा है, सम्मानपूर्वक उनको देखते हैं। बड़े लीडर हैं बिहार के, एक बिरादरी का उनमें विश्वास है, तो उनको उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? 60 सीटें आपको लगता है जो वीआईपी का कद है बिहार में, उसके हिसाब से 60 सीटें ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं या फिर ठीक है? कौन कम सीट मांगता है? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को छोड़ के जो लोग भी हैं सब ज्यादा सीटें मांगते हैं। अभी माले के नेता आपके यहाँ आए होंगे, वो भी कहे होंगे कि हमको 40 सीट चाहिए। सीपीआई सीपीएम से भी पूछिएगा तो वो लोग भी 20-20 सीट मांगेंगे। लेकिन जब सीटों का बंटवारा, मुझे मालूम है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, या उचित जगह नहीं है, उचित समय नहीं है कि किसको कितने सीटें मिल रही हैं। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। क्या बिहार की राजनीति में सवर्ण नेता अलग थलग पड़ गए हैं? सवर्णों को उनको प्रोजेक्ट करने वाले या उनको साथ लेकर चलने वाले क्या बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं? कम से कम कांग्रेस पार्टी में
सवर्ण हों, पिछड़ी बिरादरी के लोग हों, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों का सम्मान बराबर है। चुनाव के पहले राजेश राम को लाया जाता है, आपको हटा दिया जाता है। दमखम वाले नेता, यहाँ किसी से भी पूछ लिया, अखिलेश प्रसाद सिंह, दमखम वाले नेता, एक पकड़ वाले नेता, इसके बावजूद ये हो जाता है। तो वो जो कास्ट पॉलिटिक्स है जो रग रग में बिहार के बसी है, क्या वो उसी का नतीजा है? किसने जो भी आपको कहा है कि मुझे हटा दिया गया, वो बिल्कुल निराधार और गलत है। अगर अलग मुझको हटा दिया जाता तो मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं होता। अगर हमको पनिशमेंट के तौर पर हटाया जाता तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरे पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, 1 दर्जन अध्यक्ष का मैं नाम ले सकता हूं, जो हटे हों या हटाए गए हों। कोई वर्किंग कमेटी में तो नहीं गया था। तो इज्जत, सम्मान, आदर मेरा बढ़ा कि घटा, ये आप पर मैं छोड़ता हूं। आप पर ये भी आरोप लगते हैं, और मैं चाहूंगी जरा आप इस पर आज बोलिएगा। आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि आप कांग्रेस के भीतर आरजेडी के आदमी हैं। कांग्रेस के भीतर आप आरजेडी के आदमी हैं, ये आरोप आप पर लगता है। मेरे जैसा जो सामाजिक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता के मन में है, मैं साफ तौर पर सबके सामने बोल रहा हूं कि मैं जिस फिरके का हूं, जिस विचार का हूं, उसमें पार्टी और लीडर को माँ बाप के जैसा समझता हूं। इस बात को आप मार्क करिएगा। और कभी भी मैं पार्टी हितों पर कभी समझौता नहीं किया। लेकिन ये सच्चाई भी मैं स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो अभिभावक तुल्य हैं। उनको मैं लीडर मानता रहा हूं। उनसे मेरा संबंध बहुत अच्छा है, पारिवारिक तौर पर उस पूरे परिवार से अच्छा है। इसमें बुराई क्या है? और यही बात अगर मैं कहूं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का भी उतना ही अच्छा है उस परिवार से, तो इसको कोई झुठला नहीं। क्या आपने कन्हैया कुमार को यहाँ पर यात्रा निकाले क्योंकि आपसे पूछा नहीं गया था, इस प्रकार की खबरें थी, उस वक्त आपने खुलकर ये नाराजगी जाहिर की थी, वो भी एक इम्पैक्ट पड़ा है आप लोगों के रिश्तों पर? किसके रिश्ते पर? आपके आलाकमान के साथ रिश्तों, यात्रा को लेकर के। तो मैं ही तो हरी झंडी जाके दिखाया था। आपसे नहीं पूछा गया था? आपसे वो पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? नहीं, हमसे जब पूछा नहीं जाता तो आप नहीं, हमारा झंडी तो कोई भी खड़ा कर दिया जाए, आपको मजबूरी हो जाती है। मजबूत हैं तो हमसे अगर हम नहीं चाहते तो कोई यहाँ निकाल सकता था ये यात्रा? ये कहाँ संभव है? अभी भी संभव नहीं है। क्या बिहार कांग्रेस का फेस कन्हैया कुमार है? क्या बिहार कांग्रेस का फेस कन्हैया कुमार है? नहीं, बिहार कांग्रेस के अभी फेस राजेश राम है। जिस तरीके से खुली छूट कन्हैया कुमार को दी गई, या यात्रा निकालने की छूट दी गई, या फिर वोटर अधिकार यात्रा, तो उसमें गलत बात आप बोल रहे हैं। वो कन्हैया कुमार की यात्रा नहीं थी, वो NSUI और यूथ कांग्रेस द्वारा प्रायोजित यात्रा थी। उसमें कन्हैया कुमार भी पैदल चले, कांग्रेस के लोग चले, वो केवल कन्हैया की यात्रा नहीं थी। आप क्या भूमिका देखते हैं कन्हैया कुमार के बिहार में? वो भी एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे लगन से काम करते हैं, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और भविष्य उनका मैं अच्छा देखता हूं। क्या आप कांग्रेस के भविष्य के रूप में कन्हैया कुमार को देखते हैं? सीधा सवाल। कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के बिहार के भविष्य के रूप में आगे, अब कोई भविष्य वक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन अच्छा यहाँ रह के काम करेंगे तो जरूर आगे भविष्य हो सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते हैं, और शायद राहुल गांधी ने उसको बहुत डिमीन करने की इस बार कोशिश की कि वो जो एक चस्पा है इमेज के साथ, जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली तो आगे बढ़कर खुद दिखने का प्रयास किया। ऐसा लगा, ऐसा प्रोजेक्ट हुआ कि तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं उस यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी चाहते हैं, और ये एक कारण रहा कि इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक अपनी अलग यात्रा निकाली। फिर आपको गलत परसेप्शन बना है, उस परसेप्शन को आपको हटाना चाहिए। और तेजस्वी जी अगर आप बुलाई हैं, फोटो में देख रहा हूं, तो उनसे आप पूछिएगा। ये यात्रा बिहार के 25 जिलों से गुजरा, जिसमें राहुल गांधी जी खुद थे, और बाकी जो 12-13 जिले थे वो छूटे रह गए थे। तो उन 12-13 जिलों में
तेजस्वी जी गए और उसमें हम लोग सबका ये था, सहमति थी कि नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी लेकिन अकेले यात्रा कर रहे थे, राहुल गांधी आप सभी को लेकर के यात्रा कर रहे थे। ये एक डिफरेंस तो देखने को मिला और ये एक परसेप्शन जो था वो गढ़ा गया इस चुनाव से पहले कि तेजस्वी यादव उस लीड को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। अभी बेगूसराय के जिलाध्यक्ष अगर बैठे होंगे तो या नहीं है यहाँ, वो भी थे वहाँ बेगूसराय की यात्रा में। वैसे ही जहां भी गए वहां कांग्रेस के वर्कर भी थे, तेजस्वी जी के भी यात्रा में। अलग अलग कहाँ कोई यात्रा और उसका बात है, सब लोगों ने मिलके ही तय किया था कि जो बचे हुए जिले हैं 12-13 जिले, उसमें चूंकि तेजस्वी जी लीडर हैं उनको जाना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ अशोक चौधरी जी भी आए थे यहाँ पर और इसी मंच पर बैठ के उन्होंने कहा, क्योंकि उनका भी इतिहास कांग्रेस से जुड़ा रहा है, इसी मंच पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने पूर्ण रिवाइवल की जरूरत है। उस दशा में, उस अवस्था में कांग्रेस पहुंच गई है कि उसका जब तक पूर्ण रिवाइवल नहीं हो जाता, को कम से कम अशोक चौधरी जैसे भ्रष्ट मंत्री का सलाह का जरूरत नहीं, और जो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, जिसको कांग्रेस पार्टी ने उनके पिताजी को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, उनको अध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, और वो कांग्रेस के पीठ में छुरा भोग के चले गए और यहाँ आपके मंच से सलाह दे रहे हैं, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि पहले वो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसका उनको जवाब देना चाहिए। आपको प्रशांत किशोर के आरोपों में दम लगता है? प्रशांत किशोर के आरोप में निश्चित रूप से दम है। प्रशांत किशोर जो इशूज उठा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से सच्चाई है, और नीतीश कुमार जी अगर पहले वाले नीतीश जी होते तो हमको लगता है कि 2 दिन के से ज्यादा इसमें देरी नहीं लगाते इन भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने में। तो अभी अगर नीतीश कुमार ये नहीं कर पा रहे हैं, जिस भी अवस्था की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एनडीए के तौर पर, क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति प्रधानमंत्री भी इसको दोहराते हैं। नीतीश जी का भी जीरो टॉलरेंस का कई बार भाषण सुना हूं मैं। हाँ, लेकिन अब क्यों टॉलरेट करना पड़ रहा है उनको, इस बात को समझा जा सकता है और बिहार के लोग अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। क्या कारण आपको नजर आता है? क्योंकि जीतन राम मांझी 2005 और 2020 में अगर मेवालाल चौधरी देखें 24 से 72 घंटों के भीतर इस्तीफा हो जाता है, ये हुआ नीतीश जी के जानने समझ के अनुसार। रेल मंत्री थे, हाँ, दुर्घटना तो हुई खुद और उन्होंने इस्तीफा किया था। बिल्कुल मोरलिस्टिक ग्राउंड पर नीतीश कुमार की राजनीति रही है पहले, लेकिन अभी तो वो कठपुतली बना दिए गए हैं। अभी उनके हाथ में कुछ है नहीं, सब कुछ दिल्ली के हाथ में है। तो नीतीश कुमार ईमानदारी के एक पर्याय हैं बिहार में, कम से कम आप ये तो मानते हैं? पर्याय थे। ठीक है, कब तक थे? जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा नहीं गए थे, जब तक उनको बंधक नहीं बनाया गया था, तब तक थे। तब तक तो रहे ही होंगे, जब तक आप लोगों के साथ थे तब तक तो जरूर रहे होंगे। साथ नहीं, इसके पहले भी 2000 अगर सच पूछिएगा तो उनका 2005 से 12 तक का कार्यकाल की मैं भी प्रशंसा करता हूं कांग्रेस में रहते हुए, लेकिन 12 के बाद नीतीश जी जिस तरह से शासन प्रशासन चलाए उसके साथ कोई बिहारी नहीं खड़ा हो सकता है। आज भी पीके ये कहते हैं, या फिर अभी उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ पर बैठ के गए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ईमानदारी को लेकर किसी के मन में कोई शक व शुबा नहीं हो सकता, आज की डेट में भी नहीं हो सकता। एकमात्र जो जीवन भर की पूंजी उन्होंने कमाई नीतीश कुमार को लेकर बिहार यही कहता है कम से कम कि यही वो उनकी ईमानदारी है। तो पूंजी क्यों जाने दे रहे हैं? लेकिन वही नीतीश कुमार कभी इन्हीं कारणों से तो अलग हुए थे आरजेडी से, है ना, और उसी आरजेडी के साथ फिर आप लोगों ने हाथ मिला लिया। अच्छी तरह से याद है जब तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगा था तो उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि कम से कम तेजस्वी जी को बाहर आके उस पर सफाई देना चाहिए। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं जब उनके साथ के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है, उनके साथ काम कर रहे मंत्रियों पर आरोप लग रहा है? आज तो एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो अब तो नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि वो जो उनका थिंक टैंक है 5 मंत्रियों का, वो कुल मिलाकर के सरकार तो चला रहा है। थिंक टैंक को तो लोग मुख्यमंत्री नहीं समझेंगे। मुख्यमंत्री तो बिहार के लोग नीतीश कुमार को समझते थे। तो आपको लगता है और मैं पहले भी आपको शायद इसीलिए कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी जी ने उनको कभी घोषणा नहीं किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह जी बार बार बिहार आ रहे हैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब साफ है
कि नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। नीतीश कुमार अब बिहार के लिए इतिहास होने जा रहे हैं। और जेडीयू का क्या अस्तित्व आप देखते हैं इस चुनाव के बाद? जेडीयू बनी रहेगी? नीतीश जी नहीं है तो फिर जेडीयू कहाँ रहेगी? आप मान रहे, आप भी इधर गिरे कुछ उधर गिरे, यही होना है। या आप मान के चल रहे हैं कि जेडीयू में टूट होगी और जेडीयू खत्म, जैसे तेजस्वी यादव ने एक प्रोडक्शन किया? तो और क्या होना है? हम लोग को जो राजनीति का समझ है, जो अनुभव है, और अगर सीट ले आए तब, अगर मान लीजिए सीट ले आए तब कहां से सीट लाएंगे? जब ऐसी स्थिति बना दी गई, जब उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है, तो उनके जो वोटर्स हैं वो भी वोट देंगे कि नहीं, उसमें भी मुझे संदेह लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार का बहुत हासिल है। 20 साल के शासन काल में नीतीश जी का सत्ता पर प्रभाव रहता था, शासन तंत्र पर प्रभाव रहता था, और नीतीश कुमार फैसला करते थे। अब नीतीश कुमार का खुद का फैसला भी दिल्ली ले रहा है। एक और वोट बैंक जिसकी चर्चा होती है MY समीकरण, उससे और एक समय नीतीश कुमार ने वो जो OBC माइनस यादव जिन समीकरणों पे काम किया, आज भले मुस्लिम वो छिटक गया हो क्योंकि वक्फ कानून आया इस बीच, आपको फिर भी लगता है जो अति पिछड़ा समाज है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने 12-8 से कुल मिलाकर के 20 कर दिया, अति पिछड़ों के लिए 20% पे ले आए, अब आप लोग 30% की बात कर रहे हैं। अभी सब मीडिया का सवाल रह गया है। बिहार इससे आगे निकल चुका है। बिहार का नौजवान हो, किसान हो, इन सब चीजों से अगड़ा पिछड़ा का लड़ाई हुआ करता था, ये सब से बहुत आगे बढ़ गया है और बिहार चौंकाने वाला परिणाम देने वाला है। मैं देखा हूं बिहार भर के सभी जिलों में, और अभी प्रियंका गांधी जी का रैली हुआ मोतिहारी में, उसमें भी लाखों लोग आए 2-3 दिन की तैयारी के बावजूद। तो ये सब साफ इंगित करता है कि बिहार इस बार परिवर्तन के रास्ते पर चल चुका है। किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? पलायन बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा मुद्दा है। यहाँ चीनी मिलें हुआ करती थी, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक। मैं हर जगह ये जाके कहता हूँ कि बिहार ही ऐसा स्टेट था जहाँ 2 पहले पंचवर्षीय योजनाओं में 27% चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था। डबल इंजन की सरकार में घट के 2% से भी नीचे चला गया। बिहार में जूट मिलें हुआ करती थी। बिहार में यहीं रोहतास इंडस्ट्रीज था, ये लोग जिनका ये होटल है, रोहतास और डेहरी में सीमेंट फैक्ट्री हुआ करता था, जपला जैसे जगह पे। और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब श्री बाबू का नेतृत्व था बिहार को, तो बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है ये। और वही बिहार अब जिसकी आप अभी यहाँ बात कर रहे हैं, इस 17 साल के शासन में 53,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई। पटना में जहाँ बैठे हुए हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ अकेले 1 साल के अंदर अंदर 126 हत्याएं हो चुकी। 2005 में जहाँ 1,07,000 क्राइम का रिकॉर्ड था, वो 22-23 में बढ़ के 3,63,000 हो गया। आप जिन डेटा को लेकर के सामने आ रहे हैं, आप यहीं पर आपकी राजनीति, यहीं पर आपने सब कुछ देखा। आज की डेट में शायद कोई बिहारी, वो 2005 का जो एरा था लालू प्रसाद यादव का, नीतीश कुमार कहते ही यही है कि इतने गड्ढे, या फिर नीतीश कुमार के सहयोगी यही कहते इतने गड्ढे थे कि जिसकी भरपाई करते करते इतना वक्त लगा। आप 8 बजे रात को बाहर नहीं निकल पाते थे इसी पटना में, और आज लोग 12-12 बजे तक सड़कों पर रहते हैं। वो जो जंगल राज चस्पा हुआ था, तेजस्वी यादव ने खुद को उससे निकाल लिया है, जो भरोसा डेवलप कर पाएंगे। उस समय का जंगल राज इस गुंडा राज से बेहतर था, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ बगल में एक हत्या हुई अभी कोई 1.5 महीना पहले, एक उद्योगपति का, गोपाल खेमका का। और 5 साल पहले भी मैं उसी घर में गया था जब उनके बेटे की हत्या हुई थी। गोपाल खेमका के घर से 100 गज की भी दूरी नहीं है पटना कलेक्टर साहब का घर, 50 गज की भी दूरी नहीं है पटना SP का घर। तो यहाँ जब दिन दहाड़े हत्या हो सकती है तो कौन सेफ है? क्या जंगल राज की बात कर रहे हैं? और जंगल राज भी कब का? 20 साल पहले 2005 की जो बात कर रहे हैं, उस समय जो बच्चा पैदा हुआ वो इस बार वोट करने जा रहा है। वो तो जंगल राज नहीं देखा जो नए वोटर ऐड हुए हैं। तो अब हम लोग उसी पर शासन चलाते रहेंगे।
लेकिन एक कंपैरिजन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्सेस अभी जो हो रहा है, इक्का दुक्का, क्योंकि नीतीश सरकार के ही मंत्री ये बात कहते हैं, सरकार ये बात कहती है, बिहार सरकार, कि आप इन घटनाओं से वो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था कि शोरूम का शोरूम लूट लिया गया, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक लोगों के मन में जरूर बदलाव आया नीतीश कुमार को लेकर। न्यूज 14 का ये मंथन, न्यूज 24 का ये मंथन कार्यक्रम नहीं करे, लेकिन बिहार के लोग तो देख रहे हैं। मैं भी देखा हूं। मैं मंत्री था 2000 में, जब बिहार और झारखंड एक साथ था, और उस समय से मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं कि बिहार को हम लोग हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। उस बंटवारे के बिल का बहस निकाल के अपने फोन में आप देखिए। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने घोषणा किया था कि बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को हम 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा की सभा में कहा 1,25,000 करोड़ का हम पैकेज देंगे। आज भी बिहार उस पैकेज का बाट जो हो रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी जाके चीनी मिल के सामने भाषण कर रहे हैं उसी मैदान में कि अगली बार मैं जब आऊंगा इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलेगा और आप लोगों के साथ बैठ के इसी बंद चीनी मिल के चिमनी से जो चीनी बनेगा उसके साथ चाय पीऊंगा। वो भी 10 साल बीत गया। 2022 में दोनों सदनों में 19 में जब दोबारा आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी को हम दुगना करके दिखाएंगे। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, लागत खर्च जरूर तिगुना और चौगुना हो गया। आज जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की बेरोजगारी है, वो किसी से छिपा नहीं है। और आप बात करेंगे, मैं अपनी बात नहीं करता हूं, हर जगह ये बात मैं उठाता हूं। नीति आयोग प्रधानमंत्री के मातहत काम करता है। मैं 11 ताल कटोरा रोड में रहता हूं, वहां से 50 गज की दूरी है। वहां का आप 3 महीना पहले का रपट निकाल के देख लीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, जिसका मैं पहले जिक्र किया कि पहले इतना पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बिहार में हुआ था, वो 28 बड़े राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर कायम हो गया। स्वास्थ्य के मामले में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय, जब पूरे दुनिया भर के छात्र बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। अब आज सबसे ज्यादा पलायन अगर छात्र नौजवानों का हो रहा है तो वो बिहार से हो रहा है, चाहे वो स्कूली नहीं। तो आपको लगता है कि नीतीश सरकार की कोई उपलब्धि रही नहीं है 15-20 सालों की? आप इसे इस रूप में देखेंगे? कांग्रेस के दफ्तर से निकाला हुआ बात मैं नहीं बोल रहा हूं। नीति आयोग प्रधानमंत्री के नीचे काम करता है और उन्हीं के कागज, उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार जहां 1-2 नंबर पर हुआ करता था, वो फिर से 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। कोई भी जेडीयू के जो मंत्री आए उनसे आप सवाल पूछिए। वही तो वो कह रहे हैं, वो उबड़ खाबड़ रास्ते को भरते भरते तो इतना वक्त लग गया, उससे निकाले, अब इस पर आगे काम होगा। वही तो कहते हैं, जिस प्रकार का 15 सालों में बिहार हमें मिला। नहीं, अगर यहाँ 2 सेंट्रल विश्वविद्यालय खुले तो ये मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय का ये आदेश था। एम्स जो खुला, कांग्रेस के हुकूमत में जो एम्स चल रहा है उनके हुकूमत में अभी तो दरभंगा एम्स शुरू हो ही गया। आज हाँ, दरभंगा शुरू नहीं हुआ, हो ही जाएगा। मतलब हाँ, हो ही जाएगा जब वो नहीं रहेंगे। और कब काम करेगा? 11-12 साल हो गया नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है। जब चीनी मिल एक छोटा सा नहीं खुल पाता है तो अस्पताल कब खुलेगा, कब काम करने लगेगा, ये फिर समय बताएगा। चलिए, बिहार की जनता तय करेगी, समय से ज्यादा तो बिहार की जनता इसी चुनाव तय कर देगी। और बस कुछ ही समय में, शायद और 6 तारीख के बाद हो भी जाए ऐलान कि कब होना है बिहार में चुनाव। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद मंथन 2025 में मौजूद रहने के लिए।